हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले दो वीडियोस में हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। तो देखते हैं बोर ने क्या कहा। निल्स बोर नामक वैज्ञानिक ने बोर का परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें क्या होता था कि एक नाभिक होता था जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गति करते रहते थे। ये बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसी मॉडल को संशोधित करते हुए निल्स बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसको कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। अब उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था मैक्स प्लांक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? क्वांटम सिद्धांत। इस आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल निकाला। अब मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो वो ये है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार मैक्स प्लांक के कि कोई भी ऊर्जा जो है फ्री नहीं रहती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, कोई भी ऊर्जा जो होती है क्वांटाइज्ड होती है। किस फॉर्म में होती है? एच न्यू। ठीक है, एच न्यू के फॉर्म में क्वांटाइज्ड होती है। ये बोलते हैं, ये होते हैं ऊर्जा के पैकेट। जैसे ऊर्जा है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा इस रूप में नहीं होती है कि फ्रीली ऐसी ऊर्जा हमको मिल रही है, जैसे परमाणु हमको मिलते हैं फ्रीली, ऐसे ऊर्जा नहीं होती है। जबकि क्या होती है, ऊर्जा जो है ना, इस तरह से एक ऊर्जा है और वो एक इस तरह से बंध जाती है आपस में। ठीक है, ये एक ऊर्जा हो गई, ये दूसरी ऊर्जा हो गई। इस तरह से पैकेट्स के रूप में होते हैं ना, पैकेट होते हैं इनके, जिनका मान होता है एच न्यू। ये एक एच न्यू है, ये दूसरा एच न्यू है। जब ये दो एच न्यू मिलते हैं तो कितने एच न्यू बना देंगे? दो एच न्यू। इस तरह से ऊर्जा इस रूप में होगी, अर्थात जो ऊर्जा होती है वो पैकेट के फॉर्म में होती है, ना कि इस तरह से फ्री रहेगी। ठीक है, ये मैक्स प्लांक ने कहा। अब इस आधार को लेते हुए निल्स बोर ने भी जो अपना परमाणु मॉडल दिया, तो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो हैं इन कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, और परमाणु के आसपास, ये जो नाभिक है इसके आसपास कई कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से कई गोलाकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा, ठीक है, इनकी ऊर्जा क्या होती है? न तो नष्ट होगी और न ही उत्सर्जित होगी, है ना। न तो क्या होगी? नष्ट होगी और न ही उत्सर्जित होगी। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, जबकि इनकी ऊर्जा कैसी होगी? स्थायी होगी। ठीक है, ये बात आगे समझ में। जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनकी ऊर्जा स्थायी होती है, न कि नष्ट होती है और न ही उत्सर्जित होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा? ठीक है, तो ये बात उन्होंने एच न्यू के सिद्धांत से दी। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी कक्षा में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी ऊर्जा अलग होगी, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी ऊर्जा अलग है ना। अब हम ये मान लेते हैं जो प्रोटॉन एक, ये इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही पहली वाली कक्षा में जाएंगे? तो ये समझाने के लिए उन्होंने कक्षाओं को नाम दिए। सबसे पहले तो कि पहली कक्षा को नाम दिया K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी को M, चौथी को N। इस तरह से जितनी कक्षाएं होंगी उस तरह से ये नाम दिए गए, K, L, M, N, O, P, इस तरह से, है ना। अब जो पहली कक्षा होती है उसका मान होता है, इसको हम लोग दर्शाते हैं। सबसे पहले तो जो पहली कक्षा होती है, कक्षाएं जो होती है, ये वाली कक्षा है, इसको हम लोग दर्शाते हैं N से। तो जो K होता है उसको बोलते हैं 1, L होता है उसको बोलते हैं 2, M होता है उसको 3 और N होगा उसको 4। इस तरह से, जैसे कक्षा कौन सी है? K वाली है, तो इसका N का मान होगा 1। अब आती है कक्षा L, इसके N का मान होगा 2।
इसी तरह से m कक्षा में n का मान होगा 3 और n कक्षा में n का मान होगा 4। इस तरह से कक्षाएं चलती हैं। अब हमको ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा। तो इन्होंने ये बताया, अब ये एक गोलाकार मार्ग है, ठीक है, ये कक्षाएं कैसी होती हैं, गोलाकार इस तरह से होंगी। तो मतलब ये नाभिक है इसका, ये क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्र बोल देंगे इसको, ठीक है। और जब हमें केंद्र से कोई लकीर परिधि की ओर खींचते हैं तो क्या उसको बोलते हैं, त्रिज्या, ये आपको पता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके ओर चक्कर लगाएंगे तो उनका कोई ना कोई कोणीय संवेग होगा, ठीक है, जिसको हम दर्शाते हैं mvr से। mv और r, m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, उसका द्रव्यमान, v होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, उसकी वेलोसिटी, और r होती है त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। ये होते हैं 3 मान हो गए। अब mvr जो होता है कोणीय संवेग का मान किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो होता है किसी कक्षा के NH/2π, ठीक है, NH/2π का समाकल गुणांक होगा। मतलब mvr जो होगा वो NH/2π के समाकल गुणांक होगा। इसका मतलब ये हुआ जिस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान mvr जो है वो NH/2π के समाकल गुणांक हो, मतलब उसके समाकल गुणांक का मतलब है कि इसके गुणांक में आना चाहिए, ठीक है। n = 1 है, जैसे अगर यहाँ पे 1 रख दें, है ना, अगर n का मान 1 रख दें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, h/2π। ये किसके लिए हो गया, k कक्षा के लिए। वहीं l कक्षा के लिए क्या होगा, 2h/2π। कौन सी कक्षा के लिए हो गया, l कक्षा के लिए। ऐसे m कक्षा के लिए क्या होगा, 3h/2π। तो जब हम ये देखते हैं h/2π, 2h/2π और 3h/2π, तो और इनका कोणीय संवेग निकाले अगर इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसके समाकल गुणांक होना चाहिए, ठीक है। ये बात आ गई आपकी समझ में। तो हम लोग इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, सबसे पहला तो, ठीक है। अब नील्स बोर ने क्या क्या बोला, सबसे पहली चीज़ तो नील्स बोर ने ये बात कही कि जो नाभिक होता है, जहाँ पर प्रोटॉन उपस्थित होता है, उसके आसपास चारों ओर कक्षाएं होती है वृत्ताकार, ये स्थायी होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के दौरान न तो उनकी ऊर्जा नष्ट हो रही है और न ही उनकी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जैसी है वैसी बनी रहेगी। और एक बात कही उन्होंने कि उनकी ऊर्जा जो है कक्षाओं के NH/2π = mvr। ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो जो है कक्षा के NH/2π के समाकल गुणांक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात आगे समझ में। अब उन्होंने एक और बात कही कि जैसे जैसे कक्षा इस तरह से बढ़ती जा रही है, जैसे k कक्षा है, l कक्षा है, m कक्षा है और n कक्षा है, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका मान बढ़ते जाएगा तो नाभिक से दूरी भी इनकी बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। इसका मान कम है, वही ये और ज़्यादा दूर, ये और ज़्यादा दूर, और ये सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है। ये बात हमको दिख रही है यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे जैसे k l m n जाएंगे तो उनका ऊर्जा का जो मान है वो घटता जाएगा, ऊर्जा जो है वो घटती जाएगी। कैसे घटेगी, जैसे k की ऊर्जा सबसे कम होगी, उसके बाद l की ऊर्जा आएगी, उसके बाद m की ऊर्जा आएगी और n की ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी n की, और ऐसे घटती जाती है ना। जब केंद्र की ओर जाएंगे तो क्या हो रही है, इस तरह से घटती जाएगी एनर्जी, मतलब n की सबसे ज़्यादा, फिर m की, फिर l की और फिर k की होगी। इस तरह से ऊर्जा घटती जाती है जब इस ओर जाएंगे तो। और क्या हो रहा है, दूरी बढ़ती जाएगी, है ना। तो k की दूरी सबसे कम होगी, l की सबसे ज़्यादा, m की सबसे ज़्यादा और n की सबसे ज़्यादा। ऐसे दूरी बढ़ती है और ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ऊर्जा यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ऊर्जा बढ़ेगी। पर हम बाहर से अंदर की ओर अगर आएंगे इस तरह से m n l k करके, तो क्या होगी, ऊर्जा का मान घटेगा इस तरह से।
ठीक है। तो नाभिक की ओर जो इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे यहाँ पर, उसका मान उसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। यहाँ पे हमने देखा जैसे NH है ना, तो H/2π, फिर क्या हुआ 2H/2π है ना, ये ऊर्जा का मान बढ़ा, फिर 3H/2π, फिर वो ऊर्जा का मान बढ़ा। इस तरह से क्या होता है, इसकी ऊर्जाओं का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना, वो एक कक्षा में घूम रहे हैं, फिर दूसरी कक्षा में आ रहे हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी ऊर्जा लेता है यहाँ से तो क्या होगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, अब क्या यहाँ पर रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा, क्योंकि के का मान जो था वो कम ऊर्जा का मान था, और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये एल वाली कक्षा में पहुँच जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जब इसको एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा, ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है। तो जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है ना, कोई ना कोई ऊर्जा रिलीज करेगा जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब यहाँ से यहाँ जाता है और फिर जब यहाँ से आ जाता है ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, और जब इस ऊर्जा का हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें कोई ना कोई रंग प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा, है ना। इस तरह से परमाणु का एक स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। तो नील्स बोर जो थे उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को बस इतना ही संशोधन किया कि इसमें कक्षाएं भी उपस्थित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के हम वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में भरे जाते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं कि किस तरह से पाउली का वजन नियम, ऑब्वर्व का नियम, हुंड का नियम, ये सब हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।